हर प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से आपको सही आंसर को चुनना है। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा। आपका अगर गलत हो जाता है तो उनका अंक काटा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट है। इसमें से पहले बार, इससे पहले यानी कि जो पहले एग्जाम हुआ हो उसमें बहुत बार इस प्रश्न से, इस सेट से आया हुआ है। यानी कि इस सेट में जो बनाया हूँ, इस प्रश्न बार बार रिपीट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये लगातार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, थोड़ा भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो क्वेश्चन आप मिस कीजिएगा वही एग्जाम में आ जाए, तो फिर आप क्या कीजिएगा। और बीच में आप लोगों के लिए मैं प्रश्न यानी कि होमवर्क भी दूंगा और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और कहीं पे मिस नहीं कीजिएगा। और वीडियो देख लेने के बाद आप लोग अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इन वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों का पहला प्रश्न कहता, तो देखिए पहला प्रश्न जो कहता है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपको बताना है कि यहाँ देखिए आपतन कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से आने के बाद वह दर्पण के बाद जिस बिंदु से मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो इस बिंदु को फोकस कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर का प्रश्न कहता है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकस दूरी क्या होगा। तो यहाँ जो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, तो आपको फोकस दूरी क्या होगा वो बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियम दिया हुआ है आपका 54 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि एफ इक्वल बराबर R/2 होता है। फोकस दूरी होता है तो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि R/2, यानी R बराबर, इधर रेडियम दिया हुआ है 54 बाई यहाँ आपका 2 हो जाएगा। तो 54 को 2 से काटने पर हम लोग का हो जाएगा, इसको 4 से, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए। 54 को 2 से 54 को काटिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, आ जाएगा ऑप्शन आपका। देखिए 2 एका 2 से काटेंगे 5 को, 2 एका 2, 2 दूनी 4, बचा आपका यहाँ 1, यहाँ दे दी 1, यानी कि 14 हो गया। तो 2 साते 14, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4।
तो 4 नंबर का प्रश्न कहता है अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु यानी कोई सामान को वहां पर रखा गया है जिससे उसके सामने आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, 4 का आपका आंसर सी हो जाएगा। वक्रता केंद्र पर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर का प्रश्न कहता है अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का प्रश्न कहता है प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना है। तो आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन घटना को दर्शाता है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ एक स्लेब है, मान लीजिए यहाँ एक स्लेब रखा हुआ है, यहाँ से वायु से यहाँ आ रही है, इसको जाना था सीधे, ये यहाँ पे स्लेब पे टकरा के मुड़ गया, इधर जाना उसको सीधे और टकरा कर यहाँ पे मुड़ गया। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। तो यह प्रकाश का परावर्तन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किस पदार्थ के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक किसकी चाल होगी, बर्फ की या फिर केरोसिन की या वायु की या हीरा की। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे तेज यानी कि सबसे अधिक चलने वाली पदार्थ वायु ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर का प्रश्न कहता है उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस के सामने किस स्थान, किस जगह पर वस्तु को रखें कि उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आपका 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। देखिए 9 नंबर का प्रश्न कहता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर मैंने पहले जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें भी बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। 10 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया जिससे वह 3 गुना प्रतिबिंब उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो बताना है। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना। दृष्टिपटल को रेटिना भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट 12। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है आपका निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि सामने की
निकट दृष्टि दोष को किस द्वारा दूर किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 12 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगर यहाँ पे आपको पूछा जाता कि दूर दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है, तब आपका आंसर हो जाता उत्तल, अगर दूरदृष्टि पूछा होता तो। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है निकट दृष्टि दोष, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर अवतल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 13 नंबर का प्रश्न कहता है सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? सामान्य नेत्र यानी कि दूर बिंदु बताना है, निकट नहीं, दूर बिंदु क्या है वो बताना है। तो आपका 13 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। हम लोग देखने की क्षमता अनंत, यानी कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होगी। अगर यहीं पे पूछा होता कि निकट बिंदु क्या होगी, तो आपका आंसर आ जाता 25 सेंटीमीटर। आप लोग ध्यान रखिएगा, निकट बिंदु पूछा गया है, फिर दूर बिंदु, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। दूर पूछेगा तो आपका हो जाएगा अनंत, और निकट पूछा गया हो तो 25 सेंटीमीटर होगा। देखिए, 14 नंबर का प्रश्न कहता है दिए गए किस जैव प्रक्रम से हमें ऊर्जा मिलती है? तो ऊर्जा हमें किस जैव प्रक्रम से मिलती है? तो हमें ऊर्जा मिलती है श्वसन से। इसका आंसर ए हो जाएगा, 14 नंबर का ए, श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है। हमें देखिए, मुझे अभी ऊर्जा मिल रही है, इसी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोल पाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का प्रश्न कहता है चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है जिससे कि खराब ना हो? इसीलिए चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? जो देख हम लोग खाते हैं, बहुत खाते हैं, लेस, कुरकुरे, मिक्सचर वगैरह वगैरह, क्या क्या खाते रहते हैं दुकान से खरीद कर, लड़कियां तो और ही अधिक। तो जब देखते हैं कि चिप्स या फिर कुरकुरे खरीदते हैं, उसमें एकदम प्लास्टिक पूरा पैक हुआ रहता है, हवा पूरा फुल रहता है, जब प्लास्टिक फाड़े तो पूरा निकल जाता है, चिप थोड़ा सा रहता है। तो उसमें क्यों डाला जाता है वो गैस? क्योंकि खराब ना हो, इसीलिए वो गैस डाला जाता है। तो कौन सा गैस डाला रहता है चिप्स के पैकेट में विकृत गैस से बचने के लिए? कौन सा गैस डाला जाता है? तो दोस्तों उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि वो खराब ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर का प्रश्न कहता है आपका जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना संयोजन अभिक्रिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का प्रश्न कहता है दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो यह दिया गया है, इसमें से किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है वो बताना है। तो देखिए, यहाँ पे दिया है ZnO प्लस सी एरो Zn+CO। तो देखिए, ऑक्सीजन यहाँ टूटकर, यहाँ से हटकर, यहाँ CO यहाँ पे सिंगल है, इधर आने के बाद यहाँ C में O जुड़ जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे C उपचयन हो रहा है। अगर आपका यहाँ पूछता कि अपचयन किसका हो रहा है, तो यहाँ ZnO का अपचयन हो रहा है। तो आपका 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी का यहाँ उपचयन हो रहा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का प्रश्न कहता है दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो यहाँ दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो देखिए, संतुलित कौन सा है देखते हैं। इधर Ag1 है, इधर भी Ag1 है। तो ये जो देख रहे हैं ना एरो, इधर का भी और इधर का भी बराबर होना चाहिए, ना कि अगर एक साइड अधिक होगा एक साइड कम होगा तो ये संतुलित नहीं होगा। देखिए, NO इधर 3 गो है, फिर NO इधर भी 3 है, फिर Na 1 है इधर, Na भी 1 है इधर, फिर Na यानी कि सोडियम, Cl यानी कि क्लोरीन, Cl 1 है, Cl भी इधर 1 है। यानी कि हमें ज़्यादा देखने की जरूरी नहीं है, हमें पहला में ही आंसर मिल गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए। 18 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो 19 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैसियम आयरन क्लोराइड बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए 20 नंबर का प्रश्न कहता है, दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो रंगीय सूचक की तरह कौन व्यवहार करता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लिटमस रंगीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। देखिए 21 नंबर का प्रश्न कहता है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो डॉक्टर जो जब किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो डॉक्टर वहां पे किस लवण का प्रयोग करता है वो आपको पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछेगा तो आपका यही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर का देखिए, 22 नंबर में पूछा गया है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। मैंने अभी बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र वही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। तो 22 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 23 नंबर का प्रश्न कहता है, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो यह समीकरण दिया हुआ है, इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है वो बताना है आपको। तो इसमें हो रहा है संयोजन अभिक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जितने सारे भी खट्टे फल होते हैं, देखिए, संतरा हुआ आपका, इमली हुआ, टमाटर हुआ, फिर आपका वैसा खट्टा में आम भी आपका खट्टा ही होता है, वैसे कच्चा में कोई कोई आम, तो ये सब आपका सिट्रिक अम्ल में आता है। तो खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं वे, जैसे आंवला भी वो खट्टा है, तो ये आपका सिट्रिक अम्ल में होता है। तो जितने भी खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए 25 नंबर का प्रश्न कहता है, कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होगा? इस बिलियन में क्या होगा बाबू? इस बिलियन में आपका क्या होगा आपको ही बताना है। मैंने शुरू में ही बोला था कि आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा, जो कि आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको बताना है। 25 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर। तो देखिए 26 नंबर का प्रश्न कहता है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा? तो आपका जितना भी पीएच मान कम होगा उतना ही आप नीला लिटमस को वह लाल कर देगा। तो आपको मैंने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है, 2 वीडियो में, कि आपका पीएच स्केल रहता है जो 0 से लेकर 14 तक का होता है। बीच में आपका 7 होता है और यहाँ पे 0 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 8 9 10 11 से 14 तक होता है। तो देखिए यहाँ से आप यहाँ से इधर आइएगा, जितना भी 7 से 0 तक, तो ये आपका हो जाता है अम्लीय। और अब आप इधर जितना भी 7 से लेकर 14 तक चलिएगा तो जाइएगा तो ये क्षार होता है। और ये आपका 7 जो होता है वो उदासीन होता है, उदासीन।
तो आप जितना भी कम आइएगा, 7 से लेकर 0 तक आइएगा तो वो अम्लीय होता है, और 7 से लेकर 14 तक जाइएगा तो वो क्षारकीय होता है। तो इसमें देखिए, आप बताइए कि इसमें से सबसे कम क्या है? अम्लीय। देखिए, ये सबसे कम है, यानी कि ये सबसे ज्यादा अम्ल है। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभव क्या है? तो संभव 2 है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 की ओर। तो देखिए 27 नंबर का प्रश्न कहता है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो अमीबा जो है वो अपना किस अंग से भोजन का पाचन करता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अमीबा अपने किस अंग से भोजन पाचन करता है? तो अमीबा अपने खाद्य रिक्तिका से भोजन पाचन करता है। देखिए 28 नंबर का प्रश्न कहता है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पित्त। बहुत ही खतरनाक जहरीला होता है पित्त। देखिए 29 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में किस जीवन में प्राणी समभोजी पोषण होता है? तो प्राणी समभोजी पोषण किस में होता है वो आपको बताना है। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को झार्य करता है? तो भोजन के माध्यम कौन झार्य करता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, पित्त। भोजन के माध्यम को झार्य पित्त करता है। देखिए 32 का प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्रीकाणु या फिर नेफ्रॉन बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्रीकाणु। देखिए 33 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या भोजन का स्वाहन करता है, इसीलिए उपसर्जन के द्वारा नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है? तो एक लिंगी पौधा कौन है? तो एक लिंगी पौधा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पपीता जो है आपका एक लिंगी पौधा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए 35 नंबर का प्रश्न कहता है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है, तो यह किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? देखिए यहाँ मुकुलन है, थोड़ा देर बाद यानी कि कुछ दिनों बाद यह बड़ा हो जाएगा। तो यह कौन सी जनन को दर्शाता है? तो आपका 35 का आंसर हो जाएगा बी, यह मुकुलन जनन को दर्शाता है। देखिए 36 नंबर का प्रश्न कहता है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण हार्मोन करता है, नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। देखिए 37 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो इसमें मादा जनन का तंत्र का भाग कौन सा है? तो आपका 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। देखिए 38 नंबर का प्रश्न कहता है, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? देखिए इसमें सौर ऊर्जा से कौन उत्पन्न नहीं है? देखिए भूतापीय ऊर्जा यह है,
पवन ऊर्जा ये भी है, जैव मात्रा ये भी है, तो आपका नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 39 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सौर ऊर्जा हमें बार बार मिलता है, जो खत्म नहीं होता है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जो हमें बार बार मिलते रहे। जैसे कि हवा हो गया, सूर्य के प्रकाश, ये कभी खत्म होगा नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 40। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है 40 नंबर का। तो 40 नंबर का प्रश्न कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। देखिए लकड़ी ये तो है, गोबर गैस ये भी है, नाभिकीय ऊर्जा ये भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोयला जो है जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।